सी टॉप रैंकर्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग सीयूईटी बीएलएलबी के डोमेन सब्जेक्ट यानी कि लीगल स्टडीज़ को डिस्कस कर रहे थे। लीगल स्टडीज़ को डिस्कस करते हुए सीयूईटी के लीगल स्टडीज़ को हम लोग डिस्कस करते हुए चैप्टर 5 तक अपना कंप्लीट कर चुके थे, यानी चैप्टर 5 हमारा कंप्लीट हो गया था। चैप्टर 6 लीगल सर्विसेज जो है उसे आज हम देखेंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे वीडियो में। अगर आप इंग्लिश वगैरह की इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल टेस्ट को भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर विजिट होकर देख सकते हैं वीडियोस को, अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम चैप्टर 7 जो कि हमारा लास्ट है, और उसके बाद लगभग 32 मैगजीन्स हैं लीगल टर्म्स जो होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे ऑर्गेनाइजेशन और केसेस वाली वीडियो आएंगी, यानी कि कह सकते हैं कि जितने भी केसेस हैं आपके इम्पोर्टेंट और आपके रेफरेंस बुक में, या फिर कह सकते हैं कि जो सीयूईटी पूछता है, सीयूईटी जो पूछता है जो जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, या फिर कह सकते हैं कि केसेस के बारे में। जैसा कि हमारा लैंडमार्क केस है केशवानंद भारती के, सबसे ज़्यादा जजेस बेंच वाला केस है, उसको देखेंगे। गोलकनाथ केस देखेंगे। बहुत सारे ऐसे लैंडमार्क जजमेंट वाले केसेस हैं, उनको हम देखेंगे। कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए, हाई कोर्ट्स और डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, यूएनओ, और कह सकते हैं कि डब्ल्यूटीओ के अलावा और भी जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में देखेंगे। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो उन सभी को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आप हमारे प्लेलिस्ट में लगातार विजिट होइए और देखते रहिए। तो आइए आज देखेंगे चैप्टर 6 लीगल सर्विसेज। लीगल सर्विसेज में पहला है हमारा, यहाँ देखिए लीगल सर्विसेज दिया गया है। फर्स्ट है हमारा चार्ल्स डी मॉन्टेस्क्यू। चार्ल्स डी मॉन्टेस्क्यू एक थिंकर हैं। इन्होंने कुछ दिया है कि अपने विचार दिए हैं कुछ, कि देखिए यहाँ क्या दिया है। इन द स्टेट ऑफ नेचर, यानी कि एक स्टेट के नेचर में, इंडीड यानी वास्तव में, ऑल मेन आर बॉर्न इक्वल, यानी कि सभी जो व्यक्ति होते हैं, यहाँ देखिए मेन कहा गया, वुमेन क्यों नहीं कहा गया, इन पर ध्यान मत रखिएगा आप लोग। मेन वुमेन दोनों की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि सभी मानव की बात हो रही है यहाँ पे, ह्यूमन कह सकते हैं आप। तो यह देखिए आर बॉर्न और इक्वली, यानी कि जन्म से इक्वल होते हैं, इक्वल पैदा होते हैं, लेकिन ये इक्वल कंटिन्यू अपनी सोसाइटी में नहीं रह पाते हैं। यानी इनकी ये जो इक्वालिटी है ये कंटिन्यू नहीं रह पाती है। तो जो सोसाइटी है, सोसाइटी इसे लॉस कर देती है, सोसाइटी इसे खो देती है, इनके इक्वालिटी को। और दे रिकवर इट ओनली बाई, यानी इसको रिकवर करने का केवल मात्र और मात्र एक ही तरीका है, वो है प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, यानी कि कानून का प्रोटेक्शन करके हम, यानी हम कानून को लागू करके अपनी इक्वालिटी को पुनः ला सकते हैं सोसाइटी में। आगे हम देखेंगे, ये चार्ल्स डी मॉन्टेस्क्यू का कहना था। सेकंड हमारा है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर एक कॉन्सेप्ट है, एक प्रिंसिपल है जो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया, जिसे हमने अभी ऊपर जाना, चार्ल्स डी मॉन्टेस्क्यू जिसका पूरा नाम है, उनके द्वारा सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल दिया गया। तो 3 देखेंगे हम, थियरी ऑफ जस्टिस। थियरी ऑफ जस्टिस भी एक प्रिंसिपल है, एक कॉन्सेप्ट है, जिसे जॉन रावल्स ने दिया था। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर, थियरी ऑफ जस्टिस और जस्टिस एंड द पुअर, ये एक बुक है, आगे हम बताएंगे। लेकिन ये सब जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं ये किसके द्वारा सीधे पूछ लिए जाते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर किसके द्वारा दिया गया है, हु गिवन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, या हु गिवन द प्रिंसिपल ऑफ हु द गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ थियरी ऑफ जस्टिस, तो कौन दिया था। तो आप अगर आपको याद रहेगा तभी आप बता सकते हैं। फोर्थ हम देखेंगे यहाँ पे जस्टिस एंड द पुअर। जस्टिस एंड द पुअर जो है एक प्रकार की बुक है, जिसे रेजिनाल्ड हेबर स्मिथ, रेजिनाल्ड हेबर स्मिथ, इनका नाम ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। रेजिनाल्ड हेबर स्मिथ ने जस्टिस एंड द पुअर बुक लिखी, जिसमें पहली बार प्रमोट किया गया, ध्यान रखिएगा, पहली बार प्रमोट किया गया कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड के कॉन्सेप्ट को पहली बार प्रमोट करने वाली बुक कौन सी थी, जस्टिस एंड द पुअर। जस्टिस एंड द पुअर लिखा कौन था, रेजिनाल्ड हेबर स्मिथ। इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग, रेजिनाल्ड हेबर स्मिथ ने एक बुक लिखा जस्टिस एंड द पुअर, जो पहली बार प्रमोट किया था, जिसमें पहली बार प्रमोट किया गया था फ्री लीगल एड के कॉन्सेप्ट को, वो भी पुअर फैमिलीज के लिए। फ्री लीगल एड कॉन्सेप्ट क्या है, फ्री लीगल एड
मान लीजिए कि एक व्यवहारिक भाषा में समझते हैं। आप जैसे कह लीजिए चाहे वो दोषी हो, यानी कि आप पर क्राइम आपने क्राइम किया हो या फिर आप पर क्राइम हुआ हो, यानी कि आप विक्टिम हो चाहे डिफेंडेंट हो, दोनों में से कोई भी इसे हायर कर सकता है फ्री लीगल एड को। अगर आप कर मतलब आपके पास कोई पैसा नहीं है, कोई धन वगैरह नहीं है, आप बेसहारा हैं, मतलब आप मतलब किसी भी तरीके से आपको कोई मदद नहीं मिल पा रही है, तो आप स्टेट से या कह सकते हैं कि कोर्ट से फ्री लीगल एड के लिए आपका जो एडवोकेट होगा वो फ्री लीगल एड के लिए बात करेगा। फ्री लीगल एड में आपको एक कह सकते हैं सरकारी वकील जो होता है, गवर्नमेंट एडवोकेट, वो मिल जाएगा और आपकी केसेस को वो देखेगा फ्री में, और उसको जो पैसा मिलेगा वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, तो आपको 1 रुपया नहीं खर्चा करना होगा। आगे हम देखेंगे विदाउट इक्वल एक्सेस टू द लॉ। ये भी एक बुक है, यहाँ देखिए विदाउट इक्वल एक्सेस टू द लॉ। ये भी रेजिनाल्ड हेबर स्मिथ ने ही लिखी है, यानी कि रेजिनाल्ड हेबर स्मिथ की यहाँ 2 बुक हमने देखी, जस्टिस एंड द पुअर एंड विदाउट इक्वल एक्सेस टू द लॉ। रेजिनाल्ड हेबर स्मिथ की 2 बुक देखी हमने, उसके उसमें प्रमोट किया गया था फ्री लीगल एड को। ये भी ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें क्या हुआ था। ध्यान से पढ़िएगा, लिखिएगा, कई बार आपको याद हो जाएगा। आगे देखेंगे 6 है हमारा सोशल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए सोशल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट जो है रॉस्को पॉन्ड के द्वारा दिया गया, यानी कि रॉस्को पॉन्ड ने सोशल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट को दिया। 7 जो है हमारा हम्मुराबी। हम्मुराबी आप नाम सुने होंगे, ये बेबीलोन के राजा थे, किंग ऑफ बेबीलोन। 20th सेंचुरी में यानी 20वीं सदी में ये इन्होंने सेटअप किया एक लीगल एड कोड, यानी कि एक प्रकार से पुअर फैमिलीज के लिए लीगल एड प्रोवाइड कराने के लिए इन्होंने, जैसे हमारे यहाँ सीआरपीसी आईपीसी चलती है, एक प्रकार का कोड है। जैसे सीआरपीसी का फुल फॉर्म क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आईपीसी का इंडियन पेनल कोड, तो वैसे ही इन्होंने लीगल एड कोड अपने यहाँ बेबीलोन में एक कोड सेटअप किया। तो उस कोड को कोड ऑफ हम्मुराबी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ देखिए कोड ऑफ हम्मुराबी के नाम से जाना जाता है उस कोड को। आगे देखेंगे, याद रखिएगा इन चीज़ों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। 8 हमारा है द लीगल एड मूवमेंट 1965 इन न्यूयॉर्क यूएसए। यूएसए के न्यूयॉर्क में, यूएसए का एक शहर है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में 1965 1965 में एक लीगल एड मूवमेंट चलाया गया वहाँ, यानी कि एक लीगल एड के लिए मूवमेंट चलाया गया 1965 में न्यूयॉर्क में, याद रखिएगा। अब देखिए इतनी बातें हमने लीगल एड पर कर ली। अब आगे देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल एड कहाँ मेंशन है, यानी कहाँ कवर किया गया है, कहाँ सेटअप है। यानी कि कह सकते हैं कि हमने बाहर बाहर तो देख लिया है संसार में क्या है, हम न्यूयॉर्क तक भी पहुंच गए, लेकिन अब इंडिया में क्या है, इंडिया के बारे में देखते हैं। इंडिया में आर्टिकल 39 है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 39 ए, जो हमारा आर्टिकल 39 ए है वो हमें बताता है फ्री लीगल एड के बारे में। फ्री लीगल एड के बारे में हमें आर्टिकल 39 ए बताता है, जो कि डीपीएसपी में कवर होता है, जो कि डीपीएसपी में कवर होता है, जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो हमारा 1976 का था उसके तहत लाया गया था। यानी 42nd अमेंडमेंट जो था उसमें फ्री लीगल एड को भी मेंशन किया गया। ये देखिए इसमें बताया गया ऑफर्ड ए रेमेडी टू दिस प्रॉब्लम बाय डायरेक्टिंग द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड बाय सुटेबल लेजिस्लेशन और स्कीम और इन एनी अदर वे, यानी कि किसी स्कीम के तहत या फिर कोई भी तरीके से आपको फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराया जाएगा। ये 42nd अमेंडमेंट के तहत लिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 39 ए, जो कि डीपीएसपी में आता है। डीपीएसपी क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, ये सब हमने पिछले वीडियो में कवर कर दिया है। प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ विजिट होकर देख सकते हैं। आगे देखिए 10th है हमारा, यहाँ देखिए 10th फ्री लीगल एड इनकॉर्पोरेटेड इन आईसीसीपीआर ट्रीटी। अब देखिए आईसीसीपीआर ट्रीटी जो है और इंडियन वुमेंस राइट की ट्रीटीज जो है वो सब हमने पिछली वीडियो में कवर किए हैं। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर विजिट होकर देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए लीगल एड, फ्री लीगल एड को कारपोरेट किया गया आईसीसीपीआर ट्रीटी में। आईसीसीपीआर का मतलब होता है
इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। आगे देखेंगे यहाँ पे, यहाँ इसका फुल फॉर्म दिया गया है, इंडिया इज रेटिफाइड इस 1976, यानी कि जो ICCPR 1976 का था उसे इंडिया ने रेटिफाई किया। फ्री लीगल एड कमिंग इन ICCPR में फ्री लीगल एड कहाँ आता है? आर्टिकल 14 क्लॉज 3 सब क्लॉज 1 में आता है। इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, फिर भी देख लीजिएगा आप लोग। ये इम्पोर्टेंट है, इंडिया ने कौन सी ट्रीटी को रेटिफाई किया? 1976 वाली ट्रीटी को, ICCPR जो 1976 का था हमारा, इंडिया ने उसे रेटिफाई किया था। आगे देखेंगे 11 है, फ्यू ट्रीटीज एंड इंडिया हैज रेटिफाइड। ICCPR जो है हमने बता दिया, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। CEDAW जो है कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये सब जो भी ट्रीटीज हैं जो जिसे इंडिया ने रेटिफाई किया, इन सब के बारे में अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट में वीडियोज पड़ी हुई है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। आगे हम देखेंगे आर्टिकल 8 ऑफ UDHR। आर्टिकल 8 ऑफ UDHR क्या कहता है? यहाँ देखिए, UDHR जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसके बारे में हमने महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। जैसे कि जो हमारा UNHRC है वो UDHR को साइन करके ही बनाया गया था, UNGA के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा एक UDHR साइन किया गया, जिसके तहत UNHR से यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन को बनाया गया। ये सब चीज़ें हमने पिछले वीडियो में बताया है। आगे हम देखते हैं आर्टिकल 8 क्या कहता है हमारा UDHR का, कि आर्टिकल 8 हमारा कहता है एवरीवन हैज़ द राइट टू एन इफेक्टिव रेमेडी, यानी किसी को भी राइट है, हर किसी को राइट है एक इफेक्टिव यानी प्रभावपूर्ण रेमेडी, यानी कि कह सकते हैं एड, असिस्टेंस, यानी कि मदद लेने की, कॉम्पिटेंट नेशनल ट्रिब्यूनल्स, यानी कि नेशनल ट्रिब्यूनल्स को कॉम्पिटेंट भी कर सकता है अगर उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट होता है। वो भी राइट किसके द्वारा दिए गए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के द्वारा दिए गए हैं, यानी कि हर किसी को राइट टू रेमेडी जो होती है, आर्टिकल 32 जो है हमारा, उसे प्रोवाइड कराया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। वो किसी भी हद तक जाकर पाया जा सकता है। आर्टिकल 13 जो है MH हॉस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1978 का केस है, इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। ये पहला केस है जिसने फ्री लीगल एड को प्रोवाइड कराया, MH हॉस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये सब केसेस जो है हम अगली वीडियो में, आने वाली वीडियोज में हम कवर करेंगे, जो हमारी केसेस की वीडियोज होंगी, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। आगे देखते हैं 14 जो है इन इंडियन CRPC 1973, जो हमारी CRPC है 1973 का, उसमें कहाँ मेंशन है लीगल एड को? उसमें लीगल एड को कहाँ मेंशन किया गया है? ये सेक्शन 304 क्लॉज 1 में, सेक्शन 304 क्लॉज 1 में मेंशन किया गया है CRPC 1973 में। आगे देखेंगे फिफ्थ है हमारा लीगल एड। यहाँ देखिए, लीगल एड गिवन बाय ए स्टेट, यानी कि स्टेट के द्वारा लीगल एड कब दिया गया है? स्टेट का मतलब यहाँ देखिए, स्टेट का मतलब क्या है? यानी कि इंडिया। स्टेट मतलब कंट्री, पूरी की पूरा नेशन, जो हमारा राष्ट्र जो है उसे एक स्टेट के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। 14 जो है हमारा 14, यहाँ देखिए 14th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन, यानी कि लॉ कमीशन की 14वीं रिपोर्ट जो है उसके द्वारा लीगल एड को रिकमेंड किया गया था इंडियन गवर्नमेंट को। आगे देखेंगे 1960 में पहली लीगल एड स्कीम नेशनल लेवल पर इस्टेब्लिश की गई, लाई गई 1960 में, इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखेंगे हमारा नेशनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एड कमेटी। एक लीगल एड कमेटी 1980 में बनाई गई इसी फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराने के लिए, जिसके हेड थे जस्टिस PN भगवती। जस्टिस PN भगवती 1980 में एक कमेटी को हेड किए, जिसका नाम था नेशनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एड कमेटी। यहाँ लीगल एड कमेटी आप ध्यान रखिएगा 1980 की है, हेडेड बाय जस्टिस PN भगवती। ये सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। पार्लियामेंट इनेक्टेड द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। पार्लियामेंट में एक एक्ट लाया गया, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, जिसमें फ्री लीगल एड को मेंशन किया गया। आगे देखेंगे लीगल एड इन इंडिया
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आगे भी देख लिया हमने। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ऐड किया गया आर्टिकल 39A जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। इन सब के बारे में हमने आगे ही देख लिया है। आगे हम देखते हैं इसके आगे हमारा मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है जो 1978 का केस है। ये एक क्लैरिटी कह सकते हैं प्रोवाइड कराता है आर्टिकल 21 में। ये जो केस है इसके द्वारा आर्टिकल 21 में राइट टू ट्रेवल जोड़ा गया। मेनका गांधी का कहीं विदेश यात्रा थी, वहाँ उनका पासपोर्ट पासपोर्ट जो था वो रद्द कर दिया गया। तो वो गई सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उनके वकील ने यही कहा कि सर हमें कहीं भी आने जाने का अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, स्वतंत्र हैं। तो ये हमारा पासपोर्ट क्यों रद्द किए। तो आर्टिकल 21 को एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया, उसमें राइट टू ट्रेवल को जोड़ा गया। ये 7 जजेज बेंच केस था, 7 जजेज बेंच केस था, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं नालसा रेगुलेशन एक्ट 2010 के बारे में। नालसा रेगुलेशन क्या है, नालसा क्या है, इसके बारे में हमने पूरी जानकारी ली वीडियो में, आप प्ले लिस्ट में विजिट होकर देख सकते हैं। इन 2010 नालसा को 2002 में रेगुलेट करके परमानेंट लोक अदालत बनाया गया, लेकिन 2010 में फिर से अमेंडमेंट करके फ्री लीगल एड उसमें मेंशन किया गया। आगे देखते हैं द लीगल प्रैक्टिशनर शैल बी 3 इयर्स, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे छोटे में दिया गया है, देख सकते हैं। बार पैनल टू बी रिकॉन्स्टिट्यूट इन एवरी 3 इयर्स, यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसका पैनल जो है, या कह सकते हैं बार काउंसिल ऑफ स्टेट जो होते हैं उनके पैनल केवल 3 साल के लिए बनाए जाते हैं। यही आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है कि पूरे 5 साल 3 साल में आपको जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया या बार काउंसिल ऑफ स्टेट के पैनल होते हैं, पैनल मेंबर यानी कि कह सकते हैं एडवोकेट जनरल होते हैं, और 15 से 25 एडवोकेट होते हैं, हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको। तो वो 3 साल के लिए, तो हमारा बार पैनल जो है वो केवल और केवल 3 साल के लिए ही कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, उसके बाद फिर से बनाया जाता है, इलेक्शन होते हैं उसके। तो तीसरा हम यहाँ देखेंगे, आगे हम देखेंगे इन सच अ केस वेयर द पैनल लॉयर विशेस टू विथड्रॉ ए केस इंटरेस्टेड टू हिम टू डू सो, यानी कि अगर आपका केस एक पैनल लॉयर लिया है, यानी आप फ्री लीगल एड के तहत कोई लॉयर हायर कराए हैं, एडवोकेट हायर कराए हैं, या फिर कह सकते हैं कोई सरकार का ही केस है, गवर्नमेंट केस है, और वो कोई लॉयर देख रहा है, तो अगर उस लॉयर को इंटरेस्ट नहीं है तो वो विड्रॉ कर सकता है, लेकिन उसको अथॉरिटी नहीं दी गई है कि आप सीधे विड्रॉ कर सकते हैं अपनी इच्छा से। लेकिन यहाँ देखिए जो है रिस्ट्रिक्शन थोड़े लगाए गए हैं। रिस्ट्रिक्शन को समझिएगा, यदि कोई गवर्नमेंट लॉयर है, पैनल लॉयर है बार काउंसिल का, वो अगर कोई केस लिया है, विड्रॉ करना चाहता है, यानी कि छोड़ना चाहता है कि हम इसे आगे नहीं लड़ेंगे इस केस को, तो वो विड्रॉ कर सकता है, लेकिन एक एप्लीकेशन के थ्रू कि अपने प्रेसिडेंट को, यानी कि अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया है तो अटॉर्नी जनरल को, और बार काउंसिल ऑफ स्टेट है तो एडवोकेट जनरल को एक नोटिस देकर, एक एप्लीकेशन देकर केस को विड्रॉ कर सकता है। तो आगे देखेंगे हम पैनल लॉयर जो है, हमारा पैनल लॉयर इज बार्ड फ्रॉम टेकिंग एनी फी, यानी कि पैनल लॉयर जो होते हैं वो रिस्ट्रिक्शन में होते हैं कि कोई फीस आप बाहर से नहीं ले सकते हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा आपको प्रोवाइड कराई जाएगी वही आप फीस लेंगे। तो पैनल लॉयर विड्रॉ फ्रॉम एनी केस नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट केस है, अगर उस कोई एडवोकेट लिया है और परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, नॉन परफॉर्मेंस ड्यूटी, अपनी ड्यूटी सही नहीं है, तो केस को विड्रॉ कराया जा सकता है। आगे देखेंगे पैनल लॉयर जो है वो जो है स्टेट रेगुलेशन से अपनी फीस वगैरह लेता है, और फ्री लीगल एड जो है फर्स्ट इन स्पाइसी ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि फ्री लीगल एड जो है वो ह्यूमन राइट्स में मसालों का कार्य करता है। देखिए 20वां नंबर क्राइटेरिया फ्रॉम गिविंग फ्री लीगल एड, जो कि ये बताता है कि क्या क्राइटेरिया चाहिए, यानी कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि कह सकते हैं किसको किसको फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जा सकता है, किसको नहीं किया जा सकता है। तो हम आइए देखते हैं। पहला हमारा है एक व्यक्ति जो SC/ST कैटेगरी का हो, उसे फ्री लीगल एड आसानी से प्रोवाइड कराया जा सकता है। सेकंड है कोई भिखारी हो, या फिर कोई महिला या कोई बच्चा होना चाहिए। 4 है ए पर्सन विद डिसेबिलिटी फ्रॉम इक्वल अपॉर्चुनिटीज, यानी आपको
समान अवसर ना मिला हो, आपको समान अवसर इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी कि इक्वल अवसर आपको प्राप्त ना हुआ हो, आपको फ्री लीगल प्रोवाइड कराया जाएगा। फिफ्थ है हमारा ए पर्सन्स प्रॉपर्टी डिजास्टर्ड बाय फ्लड ड्रॉट कास्ट एट्रोसिटी एक्सेट्रा, यानी कि कह सकते एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी नष्ट हो गई हो किसके द्वारा, फ्लड यानी बाढ़, या कह सकते हैं ड्रॉट सूखे के सूखा पड़ गया हो, यानी कि कोई किसान वगैरह है, बाढ़ आ गई या फिर कह सकते हैं सूखा पड़ गया, उसकी फसल नष्ट हो गई है, तो उसे फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराया जा सकता है। सिक्स्थ है हमारा एन इंडस्ट्रियल वर्कमैन, यानी कि कोई एम्प्लॉय है, मजदूर व्यक्ति जो 200-300 रुपए की मजदूरी करते हैं दिन भर, उनके लिए भी फ्री लीगल एड लाया जा सकता है। सेवेंथ जो है इन कस्टडी, यानी कि कोई व्यक्ति जो कस्टडी में हो। तो हमने 7 क्राइटेरिया देखी। तो ये प्लेंटिफ भी हो सकता है और डिफेंडेंट भी हो सकता है, यानी फ्री लीगल एड ऐसा नहीं है जिसके साथ क्राइम हुआ है केवल उसी को दिया जाए, जो क्राइम किया है उसको ना दिया जाए, ऐसा नहीं है। हमारा संविधान ये नहीं कहता है। हमारा संविधान ये कहता है कि प्लेंटिफ को भी, यानी कि जो कानून जो क्राइम किया है उसको भी, और जिसको कह सकते हैं जिसके ऊपर वो क्राइम किया है उसको भी, किसी को भी फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराया जा सकता है। केवल ये जो 7 क्राइटेरिया है इनमें से कोई एक फुलफिल हो तो वो फ्री लीगल एड ले सकता है। आइए आगे देखते हैं टू टाइप्स ऑफ लीगल सर्विसेज, यानी लीगल सर्विसेज के टाइप्स को देखेंगे। लीगल सर्विसेज हमारा चैप्टर का ही नाम है, पार्ट का ही नाम है लीगल सर्विसेज। तो फर्स्ट है हमारा प्री लिटिगेशन सर्विसेज और सेकंड है पोस्ट लिटिगेशन सर्विसेज। लीगल सर्विसेज का मतलब आप जानते ही हो, यानी कि लीगल लॉ में आने वाली जो नौकरियां होती हैं किस प्रकार से होती हैं उसी को। आगे लिटिगेशन के बारे में समझ लेते हैं। लिटिगेशन इज नॉट ए लग्जरी बट इट शुड बी यूज्ड एज ए लास्ट रिसॉर्ट। आगे देखेंगे लोक अदालत इज अ परमानेंट बॉडी। लोक अदालत के बारे में अगर आपको जानना है समझना है तो हमारी पिछली वीडियो लोक अदालत पर पूरी की पूरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो आप लोक अदालत के बारे में जान सकते हैं वहाँ पे जाके। अभी इतना जानिए कि ये परमानेंट बॉडी है, हमने पिछले वीडियो में उसमें डिटेल में चर्चा किया है। आगे देखेंगे लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट, यानी कि जो हमारा नालसा का है, इसका जो 2012 में आया था, और ये जो है हमारा ओरिजिनल है। ओरिजिनल एक्ट जो हमारा 1987 का है, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट, ये 1987 का है। 2002 में इसे अमेंड करके एक परमानेंट लोक अदालत को सेटअप किया गया था। इसे इतना आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा है ये, इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और आप अगर हमारा कंटेंट पढ़ रहे होंगे तो आपको लगता होगा कि नहीं कंटेंट है इसमें, और जो जो पेपर में आए होंगे, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखे होंगे, जो अभी एक ही वर्ष हुआ है तो जो पिछले साल का पेपर था उसी को उठाकर अगर आप देखे होंगे तो कह सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया कंटेंट रहा है। मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है पिछली बार और मैंने 186 नंबर 200 में से लाया है लीगल स्टडीज़ में। लीगल स्टडीज़ में हमारा 186 नंबर रहा है, यानी 186 नंबर 200 में से। तो आप ध्यान दीजिएगा, आप बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप कोटेशन सुने होंगे तो प्रैक्टिस जो है करते रहिए। तो और अगली वीडियो हमारा चैप्टर 7 पर होगा। चैप्टर 6 आपका यहीं कंप्लीट होता है। चैप्टर 7 को जानने के लिए, समझने के लिए, अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए आप बने रहिए हमारे वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।